बच्चों, आज हमें वॉल्यूम सेकंड का लास्ट चैप्टर पढ़ना है, कंपनी अकाउंट्स का रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इस चैप्टर में मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डिलीटेड पोर्शन है इस सेशन में 2020-21 में, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे जिससे हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहे, हमें पता रहे कि रिडेम्पशन होता क्या है। क्योंकि पिछले चैप्टर में जैसे आपने पढ़ा था इशू ऑफ डिबेंचर्स में कि टर्म ऑफ रिडेम्पशन यूज हुआ था। अब रिडेम्पशन होता क्या है उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है कि हाँ क्या है रिडेम्पशन, पता तो रहे। तो हम इसके आज थोड़े बेसिक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होता क्या है और इसमें करना क्या पड़ता है। तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है क्या। तो देखिए, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स क्या है, मीनिंग दी है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मीन्स डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑन account of debentures issued by a company by making repayment to the debenture holders। अब देखो, डिबेंचर जब इशू किया गया था, क्या किया गया था, डिबेंचर जब इशू किया गया था तो उस टाइम पे, इशू के टाइम पे ही उसका टर्म लिखा होता है, टर्म ऑफ रिडेम्पशन, कि रिडेम्पशन कब होना है। और डिबेंचर के बारे में आपने पढ़ा है कि ये क्या होता है, डेप्ट को एविडेंस करता है डिबेंचर। तो उसमें टाइम पीरियड भी गिवन होता है कि कब पेमेंट होना है, उसका टर्म भी दिया होता है कि कैसे पेमेंट करना है, एट पर पे करना है, प्रीमियम पे करना है, रिडेम्पशन किस तरीके से करना है, वो गिवन होता है। तो जब डिबेंचर होल्डर्स को उसका रीपेमेंट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और इसको हम अकाउंट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी। लायबिलिटी से क्या होती है, कंपनी डिस्चार्ज होती है जो डिबेंचर उसने इशू करके लायबिलिटी उसकी आई थी, ठीक है, कैसे, मेकिंग रीपेमेंट, रीपेमेंट करके किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। अब एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड। कुछ चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि क्या क्या होता है रिडेम्पशन के टाइम पे। तो रिडेम्पशन के टाइम पे सबसे पहले जो चीज हमें ध्यान देनी होती है वो ध्यान देनी होती है टाइम ऑफ रिडेम्पशन, कि रिडेम्पशन का टाइम क्या है, कब उसका रिडेम्पशन होना है, ठीक है। ऑन मैच्योरिटीज का रिडेम्पशन होगा, ऑन मैच्योरिटी होगा, या फिर ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा, ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर। पेमेंट कैसे करना है, जैसे मान लीजिए 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर रिडेम्पशन होना है तो आफ्टर 5 ईयर होगा तो वो ऑन मैच्योरिटी लम सम पेबल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लम सम। और अगर मान लीजिए इस 5 ईयर में थोड़ा थोड़ा करके उसका रिडेम्पशन करना है तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स, जिसको हम इंस्टॉलमेंट मेथड बोलते हैं, उसमें रिडेम्पशन करना है। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अमाउंट क्या होगा, जब हम डिबेंचर का रिडेम्पशन करेंगे तो डिबेंचर का अमाउंट क्या होगा, एट पर पे रिडीम करना है या फिर एट प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी होंगी। तीसरी चीज क्या है, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तीसरी चीज क्या है, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सोर्स क्या होगा, हम आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन करेंगे या आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन करेंगे या आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल, दोनों से पार्शियली हम रिडेम्पशन करेंगे। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि प्रॉफिट से बिना कोई पैसा ट्रांसफर किए ही हम डिबेंचर का रिडेम्पशन कर दें, ठीक है। तो आउट ऑफ कैपिटल में एक चीज और है कि जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें अब आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन पॉसिबल नहीं है, मना कर दिया गया कि अब आप आउट ऑफ कैपिटल पूरा का पूरा रिडेम्पशन नहीं कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट को यूज करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद दूसरा सोर्स क्या दिया है, आउट ऑफ प्रॉफिट, कि आप रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करोगे। अब आउट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है कि जो टोटल अमाउंट होगा डिबेंचर का, उसका रिडेम्पशन कहां से किया जाएगा, प्रॉफिट से किया जाएगा, जो अवेलेबल है किसके लिए, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या होगा कि जो भी डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू होगी, डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू, उसका 100% आपको एक अलग अकाउंट होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करके उसमें ट्रांसफर
करना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल। जैसा कि पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ ना तो प्रॉफिट से है ना फिर कैपिटल से है, ये दोनों से है, यानी पार्शियल रिडेम्पशन हो रहा है, पार्शियली आउट ऑफ कैपिटल, पार्शियली आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसे कंडीशन में 100% की जरूरत नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में जो कि हम मोस्टली करते हैं, मिनिमम 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर करते हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर कर देते हैं हम कहां पे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि सोर्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होगा। अगला हमारा है कि ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या है, क्योंकि अभी सोर्स में हमने जब पता कि पढ़ा कि उसका रिडेम्पशन कहां से होना है, आउट ऑफ कैपिटल होना है, आउट ऑफ प्रॉफिट होना है, या पार्शियली होना है आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो हमें पता चला कि अगर आउट ऑफ कैपिटल हम रिडेम्पशन करते हैं तो हमें डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू का 100% ट्रांसफर करना पड़ेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। फिर जब हमने आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट पार्शियली वाला पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा कि 25%, मिनिमम 25% हमें नॉमिनल वैल्यू का ट्रांसफर करना पड़ेगा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। तो ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है क्या, हम उसको देख लेते हैं कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या है। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज अ रिजर्व set aside out of profit available for distribution as dividend for the purpose of redemption of debenture। अब जैसा कि आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, अब जहां भी रिजर्व आ गया, पैसा तो सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट से निकाला गया पैसा होगा जो कि किसी लायबिलिटी में यूज होना है। साथ में इसने बोल दिया कि डिबेंचर रिडेम्पशन मतलब स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, तो हम इस रिजर्व का यूज कहां करेंगे, डिबेंचर के रिडेम्पशन में करेंगे। और ये पैसा निकाला कहां से गया है, उस प्रॉफिट से जो कि जो है एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल था। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि एवरी कंपनी, जितनी भी कंपनी है, एवरी कंपनी जो करती क्या है, डिबेंचर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती हैं, उनको क्रिएट करना पड़ेगा, उनके लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम क्रिएट कहां से करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट से करेंगे। और वो प्रॉफिट कौन सा होगा, जो कि डिविडेंड एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और है कि ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में हमने पैसा ट्रांसफर किया है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ही यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी डिबेंचर के रिडेम्पशन में ही यूज किया जा सकता है और कहीं इसका यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं। क्या एग्जाम्पशन है, फ्रॉम ट्रांसफरिंग अमाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यानी कि ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हम क्रिएट करते हैं बिफोर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसकी जरूरत कुछ जगहों पे नहीं पड़ेगी। कहाँ नहीं पड़ेगी, जैसे कोई मान लीजिए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी बैंकिंग कंपनीज है, तो इनको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड। इनके लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट करना कंपलसरी नहीं होता, इन्हें क्रिएट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। इसके बाद अगर हम इसके अकाउंटिंग एंट्रीज की बात करें, वैसे जरूरी नहीं है अकाउंटिंग एंट्रीज, फिर भी बता देते हैं कि अगर अकाउंटिंग एंट्रीज हमें करनी पड़ी तो अकाउंटिंग एंट्रीज हमारे लिए क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हम ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं, वो मोस्टली आपको जो देखने को मिलेगा वो सरप्लस है, यानी प्रॉफिट से ही ट्रांसफर होगा। सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ या बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस इन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन statement of profit and loss debit to debentures redemption reserve account होगा, रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आपको मोस्टली ये एंट्री देखने को मिलेगी जब भी आप पढ़ेंगे, तो इस सरप्लस से ट्रांसफर किया जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व
क्रेडिट होगा और सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या आता है कि जनरल रिजर्व से भी पैसा निकाल के ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व होता है, वहां से भी पैसा हम निकाल के यहाँ पे, क्योंकि ये सारे पैसे क्या होते हैं जो प्रॉफिट के लिए अवेलेबल प्रॉफिट ही होते हैं, प्रॉफिट के पार्ट जो कि एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है, तो वहां से हम इसको ट्रांसफर करते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर रिडेम्पशन हम कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट तो हमें डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू का 100%, और अगर हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल बोथ है एंड कैपिटल, तो ऐसे कंडीशन में आपको 25% ट्रांसफर करना होगा डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू का। अब आपको पता कैसे चलेगा, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट रिडेम्पशन होना होगा तो ये तो गिवन होगा आपको, लेकिन मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स, यानी सोर्स आपका क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट है, आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट है, आपको नहीं पता, तो ये मानिएगा कि आपका ये किस कंडीशन पे बेस्ड है, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल, और ऐसे कंडीशन में आपको 25% आपको ट्रांसफर करना होगा डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू का, किसमें, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। और एक चीज है यहाँ पे कि आफ्टर रिडेम्पशन के बाद हम इस डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में। कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, जनरल रिजर्व में। तो एंट्री क्या हो जाती है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें कई तरीके के कंडीशन आते हैं, वो भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूरी चीज बता दें। दिया है डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन बैलेंस शीट। हम इसको बैलेंस शीट में कहा दिखाते हैं, तो देखिए इसमें जहां भी रिजर्व लग गया वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। तो मेन हेड जो होगा वो आपका क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड होगा, और सब हेड उसका क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंडर इसको दिखाना है। अब एक चीज और आती है कि अगर आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट आपने किया है तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा, यानी इन्वेस्टमेंट में कहीं आपको डिपॉजिट करना होगा। क्या होता है, अनदर कंडीशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 18(7)(c) ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014। अब ये जो कंपनीज रूल है ये शेयर कैपिटल और डिबेंचर से रिलेटेड रूल होगा। फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एज फॉलोज, क्या दिया, द कंपनी शैल इन्वेस्ट एन अमाउंट एट लीस्ट इक्वल टू 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर that shall be redeemed by the company by 31st March of next year, and the amount should be invested on or before 30th April of the current year। इसका मतलब क्या है कि एक स्पेसिफिक सिक्योरिटीज में रिडीमेबल डिबेंचर, किसका, रिडीमेबल डिबेंचर का 15% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जब आप रिडेम्पशन कर रहे होगे, जिस डेट में आपको रिडेम्पशन करना है उस डेट में ये पैसा इन कैश हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इन कैश हो जाता है। ठीक है, यानी एंट्री उस टाइम पे क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और जब आप इन्वेस्ट करते हो अप्रैल 30 या फिर उससे पहले, तो एंट्री क्या बनती है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री होती है इसकी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की। इसके बाद मेथड है, मेथड की जरूरत हमें नहीं है यहाँ पे। बस अब ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको डिबेंचर का रिडेम्पशन करना है, तो एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जैसे मान लीजिए आपको 31 या 30 जून 2019 में आपको रिडेम्पशन करना है, तो एंड ऑफ प्रीवियस ईयर यानी कि 31 मार्च 2019 को आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। एंट्री क्या हो जाएगी, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक, फिर इसके बाद
इसी ईयर में अप्रैल 30, अगर डेट नहीं दिया तो अप्रैल 30 को हमें स्पेसिफिक सिक्योरिटीज में पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन, और रिडेम्पशन हमने कब लिया, जून 30 को, तो जून 30 को सबसे पहले यही पैसा इन कैश हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर इसके बाद जून 30 को रिडेम्पशन की एंट्री होगी, और रिडेम्पशन की एंट्री क्या होती है वो भी बता ही देते हैं, जब इतना बता ही दिया है तो एंट्री हो जाएगी आपकी परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, या फिर इसकी जगह पे आपका एंट्री क्या हो जाएगा, ये तो एट पर की कंडीशन में है कि जब रिडेमेबल किस पे होगा, एट पर पे होगा। अगर एट प्रीमियम पे रिडेमेबल है तो फिर यही एंट्री बदल के हो जाएगी परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, ये एंट्री आपकी हो जाएगी जून 30 को। अब इसके बाद जब मार्च 31 आएगा 2020, तो ये जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया गया था, ये ट्रांसफर किस में हो जाएगा, जनरल रिजर्व में। अब मेथड में अगर हम देखें तो मेथड तो हमारे पास जो है, एक तो लमसम है, ठीक है, पेबल कब होगा, लमसम होगा। एक हमारे पास मेथड है ड्रॉ ऑफ लॉट्स, और दो मेथड हमारे पास और हैं, एक तो कन्वर्जन है, ठीक है, कन्वर्जन, और दूसरा हमारा था ओपन मार्केट में परचेज करके कैंसिल करने का। तो ये दोनों तो ऑलरेडी हमारे सिलेबस में नहीं है, और इन दोनों को सेशन 2020 और 21 के लिए हटा दिया गया है। मेथड्स आना नहीं मतलब एंट्री आनी नहीं, अगर कुछ आया तो बेसिक्स आ जाएगा, कुछ पूछ लेगा, बस यही हमें इतना पढ़ना था इस चैप्टर में। इसी के साथ वॉल्यूम सेकेंड हमारा खत्म होता है। अगली क्लास से हम थर्ड वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे और उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।